ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। दोस्तों, आज की इस परिचर्चा में हम संक्षिप्त चर्चा के साथ 5 से 10 मार्च के विशेष घटनाक्रम पर आधारित करंट अफेयर्स को देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए ज्ञान आईएएस के साथ और देर न करते हुए लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किस देश के खिलाफ मानवाधिकार हनन की जांच करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाने का फैसला हाल ही में किया है? विकल्प है हमारा ए रूस, बी यूक्रेन, सी बेलारूस और डी पोलैंड। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ए रूस। संयुक्त राष्ट्र के 47 सदस्यों की परिषद ने 5 मार्च को यूक्रेन में मानवाधिकारों की स्थिति पर एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करवाया और इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया। इसके पक्ष में 32 वोट जबकि विपक्ष में 2 वोट रूस और इरिट्रिया का पड़ा है। बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की। तो इसका गठन 15 मार्च 2006 को हुआ। बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं फेडेरिको वेलेगास, जो कि अर्जेंटीना के हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल 47 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का कार्य है पूरे विश्व में मानव अधिकारों का संरक्षण करना और उन्हें मजबूती प्रदान करना। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और अगला सवाल है, 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए किस तकनीक का परीक्षण हाल ही में किया गया है? विकल्प ए घातक, बी कवच, सी ब्रेक और डी सेफ्टी। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी कवच। हाल ही में 2 ट्रेनों को रोकने के लिए 4 मार्च 2022 को एक टेक्निक का परीक्षण किया गया है जिसका नाम है कवच। इस परीक्षण के समय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी भी ट्रेन में मौजूद थे। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस ले ली है? विकल्प है हमारा ए मध्य प्रदेश, बी मेघालय, सी असम और डी उत्तर प्रदेश। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी मेघालय। अब सीबीआई मेघालय राज्य में राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य में केंद्र सरकार के अधिकारियों या निजी व्यक्तियों से जुड़े कोई भी नए मामले दर्ज नहीं कर सकती है। राज्य में प्रवेश करने वाले सीबीआई अधिकारी राज्य में प्रवेश करते ही एक पुलिस अधिकारी की जो भी शक्तियां होती हैं उन्हें खो देंगे यदि उन्हें राज्य सरकार से अनुमति नहीं मिली हो तो। सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला देश का 9वां राज्य बन गया है मेघालय। इससे पहले 8 राज्यों ने सीबीआई से सहमति वापस ले ली है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य है पंजाब, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, तीसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, चौथा राज्य है राजस्थान, पांचवा राज्य है छत्तीसगढ़, छठा राज्य है झारखंड, सातवां राज्य है मिजोरम और 8वां राज्य है केरल। इस तरह से 8 राज्यों ने मेघालय से पहले सीबीआई से अपनी अनुमति वापस ले ली है। अब 9वां राज्य जो बन गया है वो मेघालय बन गया है। तो ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं सीबीआई की। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है जिसका गठन हुआ था। सीबीआई का गठन कब हुआ है? 1963 में, 1963 में। सीबीआई भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, यानी होम मिनिस्टर के अंतर्गत काम करती है, डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत काम नहीं करती है। वर्तमान में गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह जी। वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर ऑफ जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अगला सवाल देख लेते हैं, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट है। पहला विकल्प है हमारा ए भारत, बी न्यूजीलैंड, सी वेस्ट इंडीज और डी ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी न्यूजीलैंड। वर्ल्ड कप का आयोजन 4 मार्च से 3 अप्रैल के मध्य न्यूजीलैंड में किया जाएगा। 3 अप्रैल है ना, तो 4 मार्च से 3 अप्रैल के मध्य महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया है। यह जो है ये 12वां संस्करण है। ये भी याद रखिएगा, परीक्षाओं में कथन के रूप में पूछा सकता है कि जो महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन है ये कौनवां संस्करण है? तो 12वां संस्करण है। इसमें कुल 8 टीमें भाग ले रही है, जिसमें पहला न्यूजीलैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा इंग्लैंड, चौथा दक्षिण अफ्रीका, पांचवां भारत, छठा बांग्लादेश, सातवां पाकिस्तान और 8वां वेस्ट इंडीज शामिल है। महिला विश्व कप की शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। ध्यान रखेंगे। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है? विकल्प है हमारा ए भारत, बी अमेरिका, सी रसिया और डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी संयुक्त अरब अमीरात, UAE। FATF का मानना है कि संयुक्त अरब अमीरात अपराधियों और आतंकवादियों को अपने यहाँ धन छिपाने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। इस बार भी पाकिस्तान को भी, यानी पाकिस्तान तो पहले से ही ग्रे लिस्ट में शामिल है FATF की, तो इसको भी रखा गया है ग्रे लिस्ट में बरकरार। किसको? पाकिस्तान को। FATF ने कहा है कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कमियों को पूरा नहीं किया, इसलिए पाकिस्तान को वर्तमान में ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और एक और लिस्ट में शामिल हो गया संयुक्त अरब अमीरात। FATF की स्थापना कब हुई थी? 1989 में।
इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में, ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं कि FATF किस तरह के लिस्ट में शामिल करता है। तो दो तरह के लिस्ट में शामिल करता है, एक तो ग्रे लिस्ट हो गया और एक हो गया ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में शामिल करने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल है, इसलिए ग्रे लिस्ट में उस देश को शामिल कर दिया जाता है। बात कर लेते हैं ब्लैक लिस्ट में किस देशों को शामिल किया जाता है। तो ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अब वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। यानी जो हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है, तो वो ब्लैक लिस्ट में जो भी देश शामिल हो जाएगा उनको वो अब नहीं मिलेगा। तो इस तरह से दो तरह की लिस्ट होते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में VDG यानी विलेज डिफेंस ग्रुप के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है? हमारा विकल्प ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तराखंड। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के गांव के निवासियों को सुरक्षा के लिए नॉमिनेटेड किया जाएगा। प्रत्येक VDG यानी विलेज डिफेंस ग्रुप में 8 से 10 सदस्य होंगे। VDG इसलिए बनाया गया है ताकि उन क्षेत्रों में खतरों का जवाब दे सके जहां स्थानीय पुलिस की उपस्थिति कम होती है। VDG कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में भी काम करेंगे। तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, विलेज डिफेंस ग्रुप। इसमें 8 से 10 सदस्य होंगे। अगला सवाल है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? हमारा विकल्प है कुलदीप यादव, बी जसप्रीत बुमराह, सी आर अश्विन और डी भुवनेश्वर कुमार। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी आर अश्विन। आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के दूसरे नंबर के गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन के टेस्ट क्रिकेट में कुल कितने विकेट हैं? 435 विकेट इन्होंने ले लिए हैं, जो कि कपिल देव, आपने जरूर सुना होगा कपिल देव जी का नाम। तो कपिल देव जो है उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कपिल देव ने 434 विकेट इससे पहले लिए हुए थे, जो कि अब आर अश्विन ने 435 विकेट लेकर के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बात कर लेते हैं कि पहले स्थान पे कौन है। तो पहले स्थान पे जो गेंदबाज भारत के बने हुए हैं उनका नाम है अनिल कुंबले। इन्होंने कुल 619 विकेट लिए हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में। बात कर लेते हैं विश्व स्तर पे। तो विश्व स्तर पे यानी विश्व में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टेस्ट में कौन से खिलाड़ी हैं? तो मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 800 विकेट लिया है। अगला सवाल है हमारा, ध्यान रखेंगे, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विकल्प हमारा ए रणवीर सिंह, बी विराट कोहली, सी विद्या बालन, डी अक्षय कुमार। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी विद्या बालन। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में विद्या बालन को बनाया गया है। अगला सवाल है हमारा, भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष अभी हाल ही में पूरे हो गए हैं? विकल्प हमारा ए नीदरलैंड, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए नीदरलैंड। इस वर्ष भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बात कर लेते हैं विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा और भारत में नीदरलैंड के राजदूत मार्टन वन डैन बर्ग ने 2 मार्च 2022 को इस अवसर पर मनाया है। 2 मार्च 2022 को इस अवसर को सेलिब्रेट किया है उन्होंने मिलकर के। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए नीदरलैंड। अगला सवाल है हमारा, जेट एयरवेज के CEO कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। विकल्प ए राजीव कपूर, बी संजीव कपूर, सी विनय दुबे, डी नरेश गोयल। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी संजीव कपूर। संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया CEO नियुक्त किया गया है। इससे पहले कपूर ओबराय होटल्स के अध्यक्ष थे, यानी संजीव कपूर जो पहले थे, इससे पहले क्या थे? तो वो कपूर ओबराय होटल्स उसके अध्यक्ष थे। जेट एयरवेज भारत की एक निजी विमान सेवा है जिसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1992 को। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है हमारा अगला सवाल है, फिलिस्तीन में भारत के किस राज्य दूत का निधन हाल ही में हो गया है? राजदूत का निधन है ना। विकल्प हमारा ए संजय सुधीर, बी मुकुल आर्य, सी राहुल सचदेवा और डी पवन कुमार। तो इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो है विकल्प बी मुकुल आर्य। फिलिस्तीन में भारत के राजदूत मुकुल आर्य का निधन हाल ही में हो गया है। वर्ष 2008 बैच के ये भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी थे। मुकुल आर्य काबुल और मास्को, इससे पहले वो काबुल में और मास्को में भारतीय दूतावास में भी सेवाएं दे चुके थे, और इससे पहले वो पेरिस में यूनेस्को के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि मंडल में भी सेवाएं दे चुके थे। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा इस वर्ष के लिए कि मुकुल आर्य का निधन जो हुआ है वो फिलिस्तीन में हुआ है, क्योंकि वो फिलिस्तीन में इस वक्त भारत के राजदूत बने हुए थे। अगला सवाल है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का 53वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? विकल्प हमारा ए 6 मार्च 2022 को, बी 7 मार्च 2022 को, सी 8 मार्च 2022 को और डी 5 मार्च 2022 को। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए 6 मार्च 2022 को। हर वर्ष 10 मार्च को, याद रखेंगे,
हर वर्ष 10 मार्च को CISF दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष CISF दिवस 10 मार्च से पहले ही मना लिया गया, क्योंकि 10 मार्च को यूपी चुनाव का रिजल्ट आने वाला था, है ना, उस दिन काउंटिंग थी, इसलिए उससे पहले ही मना लिया गया। बात कर लेते हैं CISF में का मतलब क्या होता है। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, है ना, 10 मार्च 1969 को इसका गठन हुआ था, ये भी याद रखेंगे। CISF भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह प्रॉपर्टी और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के साथ साथ परिसर के कर्मचारियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है हमारा, किशोर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी किसे सम्मानित किया गया। विकल्प है हमारा ए बिरजू महाराज, बी उस्ताद अमजद अली खां, सी लता मंगेशकर और डी सोनू निगम। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी उस्ताद अमजद अली खां। किशोर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से उस्ताद अजमत अली खान को जो है वो सम्मानित किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां, ये कौन थे, तो सरोद वादक, सरोद बजाते थे। 6 मार्च 2022 को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है। अमजद अली खान को 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, अभ्यास स्लिनेक्स का नवा संस्करण भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया। विकल्प है हमारा ए वियतनाम, बी श्रीलंका, सी म्यांमार और डी बांग्लादेश। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी श्रीलंका। जो सैन्य अभ्यास स्लिनेक्स है ये हमेशा श्रीलंका के साथ ही होता है, और ध्यान देने के लिए श्री है ना, श्रीलंका, इस तरह से याद रख सकते हैं। इस वर्ष भी इसका संस्करण किया आयोजित हुआ है ना, नवा संस्करण, याद रखेंगे कौन सा संस्करण था, नवा, श्रीलंका और भारत के बीच में अभ्यास स्लिनेक्स। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर लंबी खंड का उद्घाटन किया है। विकल्प है हमारा ए पुणे, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी लखनऊ। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए पुणे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में 12 किलोमीटर लंबी खंड का, जो कि मेट्रो रेल से संबंधित है, उसका उद्घाटन हाल ही में पुणे में किया है। अगला सवाल है हमारा, स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है। हमारा विकल्प है ए ढाका, बी मुंबई, सी लखनऊ और डी नई दिल्ली। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए ढाका। स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय उच्चायोग द्वारा किया गया है और इसका उद्घाटन बांग्लादेश की शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी द्वारा किया गया, याद रखेंगे। ढाका के शिक्षा मेले में भारत के कुल 19 शिक्षण संस्थानों ने भाग लिया। भारत और बांग्लादेश के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। इस तरह से यह सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए। हमारा अगला सवाल है, द ब्लू बुक के लेखक कौन है। विकल्प ए अमिताभ कुमार, बी चेतन पांडे, सी चेतन भगत और डी रवीश कुमार। इस सवाल का जवाब है विकल्प ए अमिताभ कुमार। द ब्लू बुक पुस्तक के लेखक अमिताभ कुमार हैं। ये वर्तमान में भारतीय लेखक और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में महामारी के कारण यानी लॉकडाउन के कारण के जो अनुभव थे, महामारी के कारण जितने भी अनुभव सबको मिले हैं, उसका उल्लेख उन्होंने किया है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है। विकल्प ए तनिष्का कुटिया, बी दिव्या देशमुख, सी प्रियंका नुटक्की और डी एस विजयलक्ष्मी। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी प्रियंका नुटक्की। 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। यह मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। गौरतलब है कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी, भारत की पहली एस विजयलक्ष्मी। और यदि आपसे पुरुष के बारे में पूछा जाए तो पुरुष थे विश्वनाथ आनंद, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि आपसे भारत का पहला पुरुष पूछा जाए जो ग्रैंड मास्टर बना था, वो है विश्वनाथ आनंद जी, और महिला अगर पूछा जाए पहली महिला तो वो थी एस विजयलक्ष्मी। अभी जो बनी है वो 23वीं है, और कौन बनी है, प्रियंका नुटक्की। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। विश्वनाथ आनंद पर एक लिखी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है। विकल्प ए 6 मार्च, बी 7 मार्च, सी 8 मार्च और डी 9 मार्च। तो सी है इसका जवाब 8 मार्च को, है ना। हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। सवाल पूछा जा सकता है थीम से, तो थीम 2022 की क्या थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। लिख देता हूं मैं, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल
टुमोरो, ध्यान रखेंगे। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमोरो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम थी। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? विकल्प है हमारा ए चीन, बी रूस, सी यूक्रेन और डी बांग्लादेश। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी रूस। हाल ही में रूस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। आप सभी को पता है रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का विवाद चल रहा था, युद्ध चल रहे थे, है ना। इसी युद्ध को लेकर के ये फैसला लिया गया था रसिया के द्वारा। हमारा अगला सवाल है, रूस ने किस देश के लिए रॉकेट इंजन सप्लाई पर रोक लगा दी है? विकल्प है हमारा ए इंडोनेशिया, बी भारत, सी उत्तर कोरिया और डी अमेरिका। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी अमेरिका। रसिया ने अमेरिका पर रॉकेट इंजन की सप्लाई को लेकर के रोक लगा दी है ना। अगला सवाल है हमारा, पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? विकल्प ए आरिफ अलवी, बी रफीक तरार, सी आसिफ अली जरदारी और डी परवेज मुशर्रफ। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा विकल्प बी रफीक तरार। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का लाहौर में निधन हो गया है। वे 1997 से 2001 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी ने वर्ष 1997 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में उनका समर्थन किया था, जिसके बाद वह देश के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। हमारा अगला सवाल है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने किस अभियान की शुरुआत हाल ही में की है? विकल्प ए समर्थ, बी साहस, सी प्रथम और डी उन्नति। इस सवाल का जवाब है विकल्प ए समर्थ। नारायण राणे ने समर्थ नाम से महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को शुरू किया है। समर्थ को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। इस समर्थ अभियान का उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना, है ना, उनको मजबूती प्रदान करना। अगला सवाल है हमारा, 2 सीजन के लिए आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया? विकल्प ए वीवो, बी रुपे, सी बाटा इंडिया और डी एडिडास। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी रुपे को। अगले 2 सीजन के लिए बीसीसीआई ने रुपे को आईपीएल के आधिकारिक पार्टनर के रूप में साइन किया है। रुपे भारत की एक क्या है? राष्ट्रीय भुगतान निगम है का प्रमुख उत्पाद है, एनपीसीआई, है ना, का एक प्रमुख उत्पाद है। बात कर लेते हैं, टाटा समूह आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बन गया। जो टाटा समूह है ये क्या है? आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बन गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया है? हमारा विकल्प ए 29, बी 23, सी 123 और डी 50। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए 29। राष्ट्रपति ने महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 29 महिलाओं को 2020 और 2021 के लिए, दोनों वर्ष के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है। उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली 29 महिलाओं को 28 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। बात कर लेते हैं 2020 के लिए कितनी महिलाएं थी? तो 2020 के लिए कुल 14 पुरस्कार, माफ करें, और 2021 के लिए कुल 14 पुरस्कार इसमें शामिल है, क्योंकि 29 महिलाएं हैं और 28 पुरस्कार ही दिया गया है। तो 14 पिछले वर्ष के लिए और 14 पिछले 2021 के लिए। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। विकल्प ए अहमद नसर अल रईसी, बी टी राजा कुमार, सी माधवी पुरीबोत और डी जी अशोक कुमार। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी टी राजा कुमार। हाल ही में टी राजा कुमार को एफएटीएफ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में मार्च 2022 में किस संस्था में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया है? विकल्प ए आईआईटी रुड़की में, बी आईआईटी कानपुर में, सी आईआईटी मुंबई में और डी आईआईटी रोपड़ में। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए आईआईटी रुड़की में 2022 यानी इस साल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसे 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है? विकल्प ए दीपक घर, बी रजवान हसन, सी विनोद शर्मा और डी जेसी चौधरी। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी रिजवान हसन को, है ना। हाल ही में 2022 अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए रिजवान हसन को चयनित किया गया है। अगला सवाल है हमारा और इस एपिसोड का अंतिम सवाल है, हाल ही में बोधगया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। इस मूर्ति की लंबाई कितनी है? विकल्प ए 100 फीट, बी 90 फीट, सी 80 फीट और डी 110 फीट। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए 100 फीट। 100 फीट की लंबाई मूर्ति है और 30 फीट ये ऊंची है ना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा, है ना, सोने में शयन मुद्रा जो होती है, शयन मुद्रा, उसमें मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 5 से 10 मार्च के बीच, उसको हमने देखा है। अगले वीडियो में हम लोग 10 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो बने रहिएगा ज्ञान आईएएस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मस्त।